प्रकृति का स्वर्ग कहे जाने वाले भारत को और भी अधिक आकर्षक व सुंदर बनाते हैं हमारे देश के वन। ये वन हमारी न जाने कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते आ रहे हैं, चाहे वो पीने के लिए शुद्ध जल हो, स्वच्छ प्राण वायु हो अथवा आवश्यक जड़ी बूटियां। वैदिक काल में किसी गांव को संपूर्ण तभी माना जाता था जब वहां 3 प्रकार के वन, महावन, श्रीवन और तपोवन संरक्षित हों। अथर्ववेद में कहा गया है कि हमारी पृथ्वी की उर्वरता इतनी हो कि उससे दोहन की गई उपज की भरपाई शीघ्र हो सके और हमारे किसी कार्य से उसे कोई हानि ना पहुंचे। इसी को आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। लगभग यही प्रक्रिया चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, शेर शाह सूरी, अकबर और शिवाजी जैसे शासकों के समय में भी जारी रही, किंतु अंग्रेजों ने वनों का अनियंत्रित दोहन शुरू कर दिया। शीघ्र ही उन्हें आभास हुआ कि वनों की कटाई यदि इसी प्रकार जारी रही तो सागौन जैसी महत्वपूर्ण प्रजातियां समाप्त प्राय हो जाएंगी। इसी सोच से भारत में साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत हुई और 1864 में इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। इस विभाग के पहले वन महानिरीक्षक जर्मन बॉटनिस्ट डॉक्टर ब्रेंडिस की सिफारिश पर इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना की गई, जो संभवतः विश्व की पहली फॉरेस्ट सर्विस थी। उनका मानना था, Forest officers in India frequently live isolated, far from immediate control of their superior officers. We therefore require men of high moral character, a good constitution, even temper, and superior abilities. 1867 से 1925 तक इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारियों को 2 वर्षीय ट्रेनिंग के लिए फ्रांस, जर्मनी तथा बाद में ब्रिटेन भेजा जाता रहा, जबकि 1926 से ये ट्रेनिंग इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में दी जाने लगी, जो 1932 तक चली। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा वानिकी विषय को इंपीरियल लिस्ट से प्रोविंशियल लिस्ट में डाल दिया गया, जिससे इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस में भर्ती बंद हो गई। इसके बाद राज्यों द्वारा भर्ती किए गए वन अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए 1938 में इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना देहरादून में की गई, जो आज भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है। वनों को प्राथमिकता देते हुए 1952 की वन नीति में वनों का आवरण 1/3 भूभाग तक बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया। वन नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 1 जुलाई 1966 को भारतीय वन सेवा का अखिल भारतीय सेवा के रूप में गठन किया गया। 1980 से भारतीय वन सेवा में महिलाओं का भी प्रवेश हुआ और वो वन प्रबंधन एवं संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। भारतीय वन सेवा आज तक अनेक कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। आज ये सेवा न केवल वानिकी के परंपरागत उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है, वरन इसमें कई नए आयाम जैसे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की रक्षा, वनाश्रित परिवारों के आय के साधन तथा आधुनिक तकनीकों का प्रयोग भी जुड़ गए हैं। आज लगभग 3000 IFS अधिकारी और हजारों वनकर्मी ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के द्वारा चयनित अधिकारियों को व्यावसायिक ट्रेनिंग देने और उन्हें अति सक्षम बनाने का कार्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी द्वारा किया जाता है, जहां इन्हें प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को समझने के साथ साथ पीपल इंटरफेस और गुड गवर्नेंस जैसे अन्य कौशलों में भी सक्षम बनाया जाता है।
इसके साथ ही उन्हें शारीरिक, शस्त्र एवं अन्य आवश्यक प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। अकादमी में ट्रेनिंग के बाद ये आईएफएस अधिकारी पूरे देश की प्राकृतिक संपदा के प्रबंधन में निरंतर कार्यरत रहते हैं। ये वन अधिकारियों की मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि हमारा वन आवरण जो एफएसआई के आंकड़ों के अनुसार 1987 में मात्र 642 लाख हेक्टेयर था, आज 702 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जीडीपी में वनों का योगदान केवल 1.4% है, परंतु इनका अप्रत्यक्ष योगदान जैसे शुद्ध जल एवं वायु, वातावरण से कार्बन सोखना और संचित करना तथा जैव विविधता आदि इससे कई गुना अधिक है। वन्य प्राणियों का संरक्षण भी वन अधिकारियों के लिए एक चुनौती है। 1973 में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, जिसके तहत वन अधिकारियों के प्रयासों का ही परिणाम है कि बाघों की संख्या वर्ष 2006 में 1411 से बढ़कर वर्ष 2014 में 2226 हो गई है, जो दुनिया भर के बाघों की संख्या का लगभग 60% है। I would like to emphasize that conservation of tiger is not a choice. It is an imperative. सरिस्का और पन्ना ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्थानीय विलुप्ति के बावजूद भी बाघों को सफलतापूर्वक पुनर्स्थापित किया गया। इसी प्रकार एशियाई शेरों, हाथियों और गैंडों की संख्या में निरंतर वृद्धि के साथ ही गिद्ध जैसे जीवों के संरक्षण एवं प्रजनन में भी उत्कृष्ट कार्य किया गया है। वन संपदा पर अनेक तस्करों, शिकारियों और अतिक्रमणकारियों की नजर रहती है, जिसका संरक्षण अत्यंत चुनौतीपूर्ण और खतरों से भरा है। वन्य अपराधों को रोकने के लिए सैकड़ों वन कर्मियों और वन अधिकारियों ने अपने प्राणों की भी आहुति दी है। ऐसे महान शहीदों में कीर्ति चक्र पी श्रीनिवास और संजय सिंह के नाम भारतीय वन सेवा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। वन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में वनों को समवर्ती सूची में लाया गया, जिससे 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बनाने में सहायता मिली। इसके फलस्वरूप वन भूमि का डायवर्जन 1,65,000 हेक्टेयर प्रति वर्ष से घटाकर 17,000 हेक्टेयर प्रति वर्ष करने में वन अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय कृषि आयोग के सुझावों को ध्यान में रखते हुए 1988 में नई वन नीति लाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था देश की एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, वन आश्रित लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं उनकी भागीदारी। जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1990 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइंस जारी की गई, जिसकी बुनियाद वन सेवा अधिकारी द्वारा मिदनापुर जिले के आराबारी वन में 70 के दशक में ही रख दी गई थी। आज हमारे देश में 1 लाख से अधिक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज हैं, जो लगभग 220 लाख हेक्टेयर वन भूमि का प्रबंधन कर रही हैं, जिससे 1.5 करोड़ परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इससे उपेक्षित वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है, जो देश के निर्माण में एक बड़ा योगदान है। 2006 में बने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के कार्यान्वयन में भारतीय वन सेवा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में 7,517 किलोमीटर लंबा तटीय क्षेत्र है, जो 3,500 से अधिक गांवों की आजीविका का स्रोत है। इन तटीय क्षेत्रों को तूफान और चक्रवात जैसी आपदाओं से बचाने के लिए वन अधिकारियों ने मैंग्रोव प्लांटेशन और कोस्टल शेल्टर बेल्ट लगाए हैं।
इसके अतिरिक्त मरीन संपदा का संरक्षण भी किया जा रहा है, जिसमें समुद्री कछुओं जैसे जीवों का संरक्षण भी एक बड़ी उपलब्धि है। दुर्लभ और लुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित रखने में भारत को दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली, जिससे इको टूरिज्म को बढ़ावा मिला और विदेशी सैलानी भी इस ओर आकर्षित हुए। इस तरह से इको टूरिज्म देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के साथ साथ वन आश्रित लोगों को आय के अवसर भी प्रदान कर रहा है। वन सेवा के अधिकारी विभिन्न प्रदेशों में कार्य करने के अतिरिक्त राज्य एवं केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए नीति निर्माण एवं सुशासन स्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वन अधिकारियों ने न केवल अपने कार्यों में ख्याति पाई है, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी देश का नाम रोशन किया है, जिसमें एंटार्कटिका अभियान, एवरेस्ट की चढ़ाई, पद्म सम्मान, कीर्ति एवं शौर्य चक्र की प्राप्ति मुख्य है। अपनी नींव रखे जाने से आज तक भारतीय वन सेवा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जबकि इसके समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करना इनमें मुख्य है। हमें गर्व है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, भारतीय वन सेवा के हौसले कई गुना बुलंद हैं। भारतीय वन सेवा देश के वन, वन्य जीवों एवं जैव विविधता के संरक्षण के साथ साथ देश के विकास के लिए सदैव कटिबद्ध है कठिन तुम्हारा श्रम अगाध, पर नहीं श्रेय का लोभ तनिक। तुमने जीवन को सोम दिया, मरुधर को सींचा चमन किया। है धन्य तुम्हारा ध्येय महान, हे वानिक तुमको है प्रणाम, हे वानिक तुमको है प्रणाम।